चलो स्टार्ट करते हैं ना। फिजिक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर पहले ही मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स जो है एनडीए के अंदर वेटेज कितना रखती है? 100 मार्क्स का रखती है। 100 मार्क्स का रखती है। और जीके वगैरह तो जैसे लोग पढ़ते ही हैं, या फिर इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं। कभी कभार वो सेक्शन जब टफ आते हैं तो हम टेक्निकल लोग हैं, तो हमारा जो है, हमारा ज़्यादा फोकस जो है फिजिक्स पे भी होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स पे भी होना चाहिए। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, जब अपन ने पढ़ाई था, तो 25 में से 23 क्वेश्चन एज इट इज़ मिले थे। कितने? 23। 25 में से 23 क्वेश्चन। और ये यहाँ पर नहीं है मोस्टली बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर है, ये ऐसा चैप्टर है जिन बच्चों को नहीं पता, तो 17 साल के जो या 18 साल के जो भी आपके पेपर्स हैं एनडीए के, वो देखना। हमेशा वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर भी आया है, पिछली बार भी मैंने ऐसा कहा था, और इस बार भी आएगा। छप गया ये समझ लो, वर्क एनर्जी पावर। हाँ, पक्का पक्का है कि वर्क एनर्जी पावर का बनेगा क्वेश्चन, फिक्स है। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो फिक्स रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेव्स के लिए कहा था पिछली बार, लास्ट टाइम, कि 3 क्वेश्चन आएंगे वेव्स के। इस बार फिर से कह रहा हूँ, तो वेव्स के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। पिछली बार भी 3 आए और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो वर्क एनर्जी पावर की बात करते हैं हम। देखो, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, है ना। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा बहुत जो है नॉलेज आपसे भी ले लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं, है कि नहीं, आता है आपको। तो सबसे पहले बच्चे तुम बताओ, है नहीं बताओगे? उत्साहित हो तुम, चलो तुम बताओ फिर। वर्क जो होता है, कार्य होता है, क्या होता है? हम्म, हाँ, बताओ भाई। देखो, सबसे सिंपल जो है ना, सबसे सिंपल तरीका तो ये है, जो फॉर्मूला होता है उसी को बता दिया जाए सीधा, कि जो फोर्स होता है, फोर्स होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, यही कार्य है। ठीक है, जब अपन सबसे पहले अगर वर्क की बात कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं, तो W बराबर एफ एस से बता दिया जाए, या फिर W बराबर आप इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, क्या लगाया जाए? फोर्स लगाया जाए, और जब उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो जो आपका फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसे वर्क कहा जाता है। ठीक है बच्चे, ये वर्क कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मैंने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया है वर्क के ऊपर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है वर्क। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, फिर अपन इसको डिटेल में और चर्चा करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अच्छा, अगर अपन यूनिट की बात करें, अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें, तो जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है जूल, जो कि ऐसा ही यूनिट है। कौन सी यूनिट है? ऐसा ही यूनिट। यूनिट होती है इसकी जूल, जो कि ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होती है बच्चे? अर्ग होती है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो अर्ग होती है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? वेरी गुड। 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है, उसमें 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ठीक है, 1 जो आपका जूल होता है, उसके अंदर 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ठीक है, ये वर्क के बारे में कुछ चीज़ें हैं। देखो, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो थीटा है, थीटा पे वर्क बहुत डिपेंड करेगा। कैसे? अगर मान लो, क्योंकि आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है?
जीरो होती है cos 90 की वैल्यू। तो जिस जिस जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्या होगी 90 डिग्री, वहां पर वर्क डन क्या होगा जीरो। वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जिस जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी वहां पे वर्क डन जीरो जीरो होगा। अच्छा, वर्क डन और जीरो कब हो सकता है, या तो फोर्स ही ना लगे, या फिर फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो भी वर्क जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वर्क जो है पॉजिटिव कब होता है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, तो आपने कॉस का ग्राफ देखा होगा, कॉस का ग्राफ ऐसा जाता है, जीरो से लेकर जो है 90 डिग्री तक, हाँ ये वन होता है, यहाँ पे जीरो, तो घटता है लेकिन पॉजिटिव होता है, और उसके बाद क्या होने लग जाता है नेगेटिव। तो मेरे बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा, सीधा सा कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो रहा है, तो वर्क जो है वर्क पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क क्या होगा नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव, वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर मान लो फोर्स आपका चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स है, क्या है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स जो है फोर्स का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है या फिर क्या हो रहा है कम। जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, अब आपको ये पता चल गया कि फिक्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स है, वो फिक्स है। फिर मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें 1 सेकंड पे 5 न्यूटन का लगता है, दूसरे सेकंड के अंदर 3 न्यूटन हो जाता है, तीसरे सेकंड में 4 न्यूटन हो जाता है, कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो लगातार बदलता जा रहा है ना। तो अगर इस तरीके से आपका फोर्स लगता है तो उसे वहाँ पर जो वर्क डन आता है उसे कहा जाता है वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्सेस। आया कि नहीं आया। तो ये कुछ चीज़ें आपके फोर्स से रिलेटेड हैं, देखो इनके ऊपर थोड़ा डिटेल में और चर्चा करते हैं अपन, इन्हीं के ऊपर जो है डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि जो वर्क होता है वो वर्क और किस तरीके से बताया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये रहा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर एंड कॉलिजन, ठीक है, ये आपके सामने है। तो देखो ये पॉजिटिव वर्क डन है, जो भी अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कुछ पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन जो है उसके कुछ एग्जाम्पल है कि हाँ पॉजिटिव वर्क डन कब होगा या नेगेटिव वर्क डन जो है वो किस तरीके से बताया जाएगा, है कि नहीं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आपके सामने कि एक कोई पर्सन है वो लिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है लिफ्ट कर रहा है, डेड लिफ्ट कर रहा है, डेड लिफ्ट कहा जाता है इसे, ठीक है। जो वेट है वेट को उठा रहा है, ये समझ रहे हो, ये वेट को उठा रहा है, ये वेट को उठा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो वेट को उठाने के दो तरीके, मतलब वेट को उठाने का जो तरीका है उसमें दो फोर्स लगते हैं, क्या लगते हैं दो फोर्स, ठीक है। बॉडी बनी हुई नहीं है इसकी, है बॉडी बनानी पड़ेगी इसकी, वेट खूब उठा रहा है, बॉडी नहीं बन रही बच्चे की, है सन्नी देओल सी बॉडी रे, येलो येलो बॉडी बना देते हैं थोड़ी, येलो भाई, है कि नहीं, वेट उठा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेट यहाँ पे रखा हुआ होगा पहले इसके सामने इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वेट जो था वो रखा हुआ था, ठीक है, डेडलिफ्ट रखा हुआ था। इसने क्या करा, इसको उठाया, जब ये उठा रहा है तो F बराबर एम ए, ये जो F बराबर एम ए है, जो फोर्स है इसका जो कि ये खुद लगा रहा है वो ऊपर की साइड में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल देखा जाए कितना बन रहा है
जीरो, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, जीरो बन रहा है। चाय पी लेते हैं यार, चाय रह गई अपनी। हाँ, फिल पार्ट के थोड़ी पीते हैं। क्या बात करते हो तुम? हैं? कैसी बातें करते हो? देखो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे लग रहा है अंडर ग्रेविटी। तो जिससे मैं पूछूं वही बताए। आप बताओ बच्चे कि जब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव होगा। और जब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर हो रहा है, और फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। हाँ, इसको समझते जाना क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, ये सारी चीज़ें अपने को समझते जाना है। और क्योंकि ऑनलाइन होगा तो फिर आप इसको वहाँ पे भी देख सकते हो ना, तो आपको तो सिर्फ समझते जाना है इसको। देखो, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, और तुम भी बता दो बच्चे। जब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो ये अपन खुद लगा रहे हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 और मैक्सिमम होगा। अच्छी बात यह कि मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि ये जो वेट है, इसका भी तो कुछ वेट होगा। W बराबर mg नीचे लग रहा है, और हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं? बीच में कितना बन गया? 180 डिग्री, है ना? तो दो फोर्सेस लगते हैं यहाँ पे, 180 डिग्री बन गया, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। अच्छा, जीरो के कई एग्जाम्पल देता हूँ। जीरो के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको पता होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता रहता है, गति करता रहता है, ठीक है? तो वहां पर जो फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, वहां पर जो फोर्स लग रहा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, फोर्स अंदर। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है कितने डिग्री? 90 डिग्री बन रहा होता है। और चलो, ये तो जो है कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों को शायद याद नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, तो जब मैं चल रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो सामने हो रहा है कि नहीं? देखो, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है, और W बराबर mg कहाँ लग रहा है? कितने डिग्री बन गया? एंगल 90 डिग्री बन गया। तो इस दौरान वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए के अंदर। कोई पर्सन है, वो अर्थ जो है, अर्थ, कोई पर्सन है वो अर्थ के एक सिरे से डायगोनली यहां पर चला जाता है। अर्थ की रेडियस जो है r, जो कि 6400 किलोमीटर है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। ये यहां से यहां पर जा रहा है, कितना होना चाहिए वर्क डन? छोटे बच्चे क्या होगा वर्क डन? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर, पर्सन ऐसा चल रहा है, W बराबर mg नीचे लग रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल केस है। क्या कहना चाह रहे थे तुम? वेलोसिटी आएगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। बिना वेलोसिटी जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आएगा तभी तो वेलोसिटी आएगी। बिना डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगी? भाई वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बताया अपन ने। मैंने ये भी बताया कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आता है, ये भी बताया मैंने वेलोसिटी भी बताई है, बिल्कुल। जब आप कोई पत्थर होता है उसको घुमा रहे हो, एकदम से छोड़ दो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं? तो विस्थापन उस दिशा में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो, एक लॉन रोलर जो है
उसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है एक लोन रोलर का, जिससे हम घास वगैरह काटते हैं, ठीक है, घास वगैरह काटते हैं। तो आप साफ देख रहे हैं कि हम इसके ऊपर फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी फोर्स अपन इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, देखें डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है एंगल 90 डिग्री से क्या बन रहा है, कम बन रहा है। तो 90 डिग्री से कम बन रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है लेकिन पूछ लिया जाता है, याद नहीं आते। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा जा रहा है, ठीक है, स्प्रिंग को खींचा जा रहा है, वर्क डन बाय, क्यों देखो खींच रहे इस डायरेक्शन में और स्ट्रेच भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ठीक है, हाँ दोनों इसी के अंदर बताए गए। लेकिन इसे देखें, ये वाला जो है, ये वाला जो नेगेटिव वर्क डन है, इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल जो भी अपन ने चर्चा करी थी कि भाई W बराबर mg तो कहाँ लग रहा है, नीचे, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। W बराबर mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है और आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। मिनिमम वर्क डन बताया गया है, इस केस में मिनिमम वर्क डन होगा माइनस का क्या हो गया, Fs, ठीक है, माइनस का जो है Fs हो गया। कुछ केसेस दिए गए हैं कि जैसे कूली होता है, कूली अगर ट्रेवल कर रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसने कुछ लोड को अपने सर पर उठा रखा है और सीधा चल रहा है, तो वहाँ पर जो है वर्क डन जीरो माना जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, वर्क डन जो है जीरो माना जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है, कोई स्टोन है उसको सर्कुलर जो है पाथ पे घुमाया जाए, या फिर मैंने इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा हो, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा हो, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही हो, सारे के सारे जो केस है इनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। 90 डिग्री बनता है सब में, ठीक है, सब में 90। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड वाली भी बात आ गई, यहाँ पर भी जो है फोर्स क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना। सारी बातें जो है अभी अपन ने डिस्कस करी है, ये भी बात डिस्कस करी है। अभी आपको एग्जांपल दिया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो मेरे बच्चों वर्क डन जो है इसलिए भी जीरो होता है, ठीक है, या फिर कोई फोर्स ही नहीं लगे तो भी वर्क डन जीरो होता है। वेरिएबल फोर्स की अभी अपन ने बात कर ली है कि अगर फोर्स जो है वो चेंज होता रहता है तो उसे वेरिएबल फोर्स कहा जाता है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वो जब आएगा आपको चर्चा करेंगे। आपको जो है कोई इक्वेशन दी जाएगी, क्या दी जाएगी, हाँ समीकरण दी जाएगी, और समीकरण के थ्रू हमसे पूछा जाएगा तो उसका अपन समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रखा है इसका, बिल्कुल फोर्स दिया जाएगा किसके पदों में, विस्थापन के पदों में। जैसे मैं समझाता हूँ, मैंने आपको ऐसे दे दिया, एक इक्वेशन दे दी, मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, ये लिख दिया, ये मैंने कहा भैया फोर्स है, ठीक है। अब मुझे आप वर्क डन बताओ, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो से कहाँ तक हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को x से बता रहे हैं, जीरो से कहाँ तक हुआ है, 3 जो है मीटर तक हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है सीधा, 3x स्क्वायर 2x प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर देना है dx के रेस्पेक्ट में। आपने करा 3x क्यूब बाय 3, 3 से 3 कट गया, ये 2x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, और x स्क्वायर, वो तो बात तो वही हो गई है ना, 2x प्लस 1 3x है ये, है ना। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका, कहाँ, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो वही ये 3x स्क्वायर बाय 2 इस तरीके से हो गया। अब आपको कुछ नहीं रखना, लिमिट रख देनी है 0 से 3, तो ऐसे वेरिएबल आ जाएगा, है ना, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। कहने का मतलब ये, डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं कि आखिर डायमेंशन क्या हो सकती है। तो मेरे बच्चों डायमेंशन जो है m1 L2 T-2 आप आसानी से निकाल सकते हैं, रट्टा ही मार लो इसका। देखो नहीं तो फोर्स की होती है ml T-1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट की होती है L, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यूनिट्स की मैंने अभी आपसे बात करी, हाँ एक और यूनिट आप ध्यान रखना, अर्ग तो बता ही दिया मैंने
भाई सीजीएस यूनिट जो होती है वो अर्ग होती है, जूल होती है एसआई यूनिट, ठीक है। ये भी बता दिया 10⁻⁷ अर्ग होता है, 1 जूल इज इक्वल टू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये एक यूनिट और यूज ली जाती है, किलोग्राम वेट इनटू मीटर, क्योंकि फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम वेट, या केजीएफ। केजीएफ जिन बच्चों को नहीं पता हो मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है। केजीएफ, ठीक है। उस दिन पता चला, दो घटनाएं हुई उस दिन, एक तो केजीएफ मिल गया है कि नहीं, और दूसरा क्या मिला, दूसरा हमें वर्क डन के बारे में भी पता चल गया कि आखिर इसमें ये क्यों लिखा जाता है। तो केजीएफ का मतलब होता है 9.8, 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? और मेरे बच्चों ये फोर्स की यूनिट है, किसकी यूनिट है? ग्रेविटेशनल यूनिट है, गुरुत्वीय इकाई। और इसी वजह से इसको केजीएफ को कई जगह किलोग्राम वाट लिख दिया जाता है, और वाट नहीं है ये वेट है। ये किलोग्राम क्या है? वेट है। ये क्या है? वेट। कई वाट पढ़ने लग जाते हैं, अरे किलोग्राम ये जो है वेट है, ये यानी कि भार दिया गया है, फोर्स लिखा हुआ है ना। हाँ, जूल नहीं है बच्चे, लिखा हुआ नहीं है क्या? जूल एब्सोल्यूट यूनिट होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट सिर्फ ये है। जहां पर वेट इन्वॉल्व हो गया, क्या इन्वॉल्व हो गया? वेट। वेट किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से। W बराबर mg। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स है विच कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आता है। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो ये वाली बात है। तो याद रखना, देखो इसने लिखा भी है कि जो आपका 1 किलोग्राम जो वेट इंटू मीटर है वो बराबर हो जाएगा 9.8 जूल के, इसकी वजह से, है कि नहीं? 9.8 जूल के बराबर हो जाता है। तो याद रखना है ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। मजे की बात यह है कि एनडीए में क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे ये लिख देगा 1 किलोग्राम वेट इंटू मीटर, या ये लिख देगा और आपसे पूछ लेगा ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दे देगा, ये किसकी इकाई है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तो बता देंगे कि भाई ये होती है ग्रेविटेशनल यूनिट किसकी? वर्क की। बाकी नहीं बता पाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। 95% बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि छोटी चीज़ों पे गौर नहीं करते। उन्हें हमेशा याद रहता है जूल, अर्ग याद रहेगा, है ना। तो इस बात को याद रखना कि इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। हाँ, वर्क जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? सामने दिखाई दे रहा है कि अगर आप फ्रेम को बदल देंगे, देखो जैसे सीढ़ी है, ये यहां से यहां पर चढ़ा, ठीक है, तो यहां के कंपैरिजन में हाइट कितनी मिल गई? h। तो मेरे बच्चे अगर तुम इसके लिए कहोगे ना कि सर इसका वर्क कितना है, तो इसका वर्क होगा mgh। क्या होगा? mgh। तो कभी कभार इस तरीके का जो है न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिलेटिव टू ए पर्सन ऑन द ग्राउंड विल बी mgh, देखो लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। इफ अ पोर्टर विथ ए सूटकेस ऑन हिज हेड मूव्स अप ए स्टेयरकेस, यानी कि एक पर्सन है वो सूटकेस को लेकर चढ़ रहा है, ठीक है, स्टेयरकेस पे जो सीढ़ी है। वर्क डन बाय द अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स, वर्क डन बाय द अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है, रिलेटिव टू हिम विल बी जीरो। मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, जो वो उससे ऊपर उठा रहा है, किसको? भार को। हाँ, भार को जो है ऊपर उठा रहा है, अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स रिलेटिव टू हिम विल बी जीरो। वो तो जीरो हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। विल बी जीरो एज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू हिम इज जीरो, ठीक है। वाइल रिलेटिव टू ए पर्सन ऑन द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे, किसके रेस्पेक्ट में? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बताता हूँ ना। देखो हम, क्योंकि जब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे थे तो हम चल तो ऐसे ही रहे थे ना, तो अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट देखोगे और फोर्स लग रहा है नीचे, तब तो आप वर्क डन क्या कह दोगे? जीरो। लेकिन आपसे कहे भैया ग्राउंड चेंज हो चुका है, ग्राउंड क्या हो चुका है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ, क्योंकि पहले ग्राउंड नीचे था अब ऊपर आ चुका है, तो भाई जो पर्सन था उसकी पोजीशन चेंज हुई है। पर्सन की पोजीशन क्या हुई है? चेंज।
और फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, जो वर्क डन होता है इसके अंदर चेंज हो जाता है एनर्जी। बहुत बढ़िया, वर्क डन किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी। और ज़्यादातर किस में चेंज होता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में। इसके मैं कई एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। ये रहा तुम्हारे सामने डस्टर, ठीक है। ये डस्टर जो है यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, मैंने इसको उठाया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसमें, और मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैंने इस पर वर्क किया और ये वर्क किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। और बताता हूँ, तार को खींचा जाता है, जब किसी तार को खींचा जाता है तो उस पर वर्क करते हो ना आप, वो जो वर्क होता है वो भी चेंज किस में हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। और बताता हूँ आपको एग्जांपल, जो पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद जब सतह पर गिरती है तो वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करती है, मिनिमम करने की कोशिश करती है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण। तो उस दौरान इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वर्क करते हैं। वो वर्क यहाँ पर सेव हो जाता है किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और उस स्थितिज ऊर्जा को सरफेस एनर्जी भी कहा जाता है। तो फिजिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक नहीं है, बहुत सारे। तो मेरे बच्चों, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर बात करें तो यहाँ पर हाइट जो है, हाइट चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क होगा वो mgh माना जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम जो होता है, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम पे जो है वर्क डिपेंड करता है। हाँ बच्चे, नहीं, अगर किसी रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा है लेकिन आपको एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एच, तो आप फिर ये फॉर्मूला लगाना mgh, फिर वो अपन क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि पूछना क्या चाहता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी के बारे में थोड़ी सी करते हैं चर्चा, ठीक है। एनर्जी के बारे में जो है थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आखिर एनर्जी क्या होता है? देखो, बात करते हैं एनर्जी की कि आखिर एनर्जी क्या है, ठीक है। वर्क क्लियर हो गया ना? वर्क क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे याद आ रहा है 2023 नहीं, 2022 का एनडीए, 2022 के एनडीए में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था और वर्क डन के ऊपर ही था, कार्य के ऊपर ही था। और उसमें है क्या अपने पास? 2022 का है, लाओ एक बार फटाफट दो इधर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं क्या? हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं ना, तो बस देखते ही पता चल जाएगा। ये तो अच्छी बुक है तुम्हारी, टॉपिक वाइज दे रखे हैं। तो वर्क एनर्जी पावर, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में। क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ था, हमें वर्क डन निकालना था। क्या निकालना था? वर्क डन ही निकालना था, लेकिन यूनिट चेंज कर रखी थी। क्या चेंज कर रखी थी? यूनिट्स। यूनिट्स चेंज कर रखी थी, और जो गलत आंसर है ना, वो नंबर 1 था मतलब पहले नंबर पे लिखा हुआ था। और ज़्यादातर बच्चे जब उसे करके आए तो उन्होंने फर्स्ट ही लिखा था, ठीक है। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे पूछा उन्होंने कि सर हमारा आंसर एकदम सही है, टकाटक है। और जैसे ही मैंने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो मैंने कहा बच्चों, आंसर तुम्हारा सही नहीं है। हाँ, तुम्हारा आंसर बढ़िया तरीके से क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। हाँ, तो ये बात याद रखना। ये क्या छोटा सा क्वेश्चन कभी कभार दे देते हैं। और ये क्या चिपका दिए क्या पेज तुमने? हैं बच्चे? वर्क एनर्जी पावर दिख ही नहीं रहा है, लो पकड़ो, पता नहीं कहाँ है। एनर्जी की बात करते हैं, हम बात करते हैं एनर्जी की। तो आखिर एनर्जी क्या होती है? हाँ, एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ रहा है। एनर्जी के 4 ऑप्शन दे रखे थे और वहाँ पर पूछा था कि एनर्जी की यूनिट्स कौन कौन सी है। और मज़े की बात है, 4th नंबर पे था ऑल, और 3 जो यूनिट दे रखी थी वो एनर्जी की दे रखी थी, ठीक है, तीनों की तीनों। अभी अपन चर्चा करते हैं क्या होती है एनर्जी। बताओ बताओ, डेफिनेशन क्या है एनर्जी की? डेफिनेशन बिल्कुल, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। देखो सीधी सी बात है, ये भी स्केलर क्वांटिटी ही है,
स्केलर क्वांटिटी ही है। अगर अपन बात करें तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी जूल में बताई जाती है, ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वोल्ट के अंदर भी बताई जाती है, और भी कई यूनिट है इसकी। एनर्जी वैसे जनरली अगर देखें तो कितने टाइप की होती है बच्चे हैं? दो टाइप की होती है एनर्जी। एक तो मैकेनिक सॉरी, एक तो होती है आपकी काइनेटिक, और दूसरी क्या होती है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो, काइनेटिक और पोटेंशियल जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, है ना? लाओ एक बार। एनर्जी पावर का ही है ना? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 185। इसमें लिखा हुआ है कि 5 न्यूटन का फोर्स है। इस तरीके का था यार, 5। एक क्वेश्चन लिखो पहले, तुम क्वेश्चन लिखो। देखो, हर साल आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन लिखो। अ 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड, अ 5 न्यूटन फोर्स इज when a mass of 10 kilogram is accelerated. A 5 Newton force is defined when a mass of 10 kilogram is accelerated with acceleration with acceleration with acceleration। आपको एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। एक 5 न्यूटन का बल, एक 5 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान पर लग रहा है, तो त्वरण क्या होगा? ये तो बड़ा लोकल क्वेश्चन है। ये तो F बराबर ma से हो गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए जब मैं कल करवा रहा था ना आपको न्यूटन्स लॉ, तो मैं कह रहा था छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी बार, है ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। एक और क्वेश्चन जो वर्क के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। वर्क इज सेड टू बी, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, ऑप्शन लिखना, व्हेन अ फोर्स ऑफ, व्हेन अ फोर्स ऑफ, पहला ऑप्शन लिखना 4 न्यूटन, 4 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल यही क्वेश्चन है वो। 4 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 25 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन लिखना 2 न्यूटन, 2 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट, 2 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। 2 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, बाय 1 मीटर। वेरी गुड। रुको एक बार। 2 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। तीसरा लिखो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मूव्स, 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट, 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर, बाय 1 सेंटीमीटर। और डी लिखना 1 न्यूटन, डी लिखना 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 50 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है। और देखो इन्होंने कर दिया है हिंदी में जो है भाई हिंदी में लिखो। कार्य जो है 1 जूल कहा जाएगा, कार्य 1 जूल कहा जाएगा जबकि बल लगेगा, जबकि बल लगेगा, पहले नंबर पे लिखो, पहले नंबर पे लिखो 4 न्यूटन, 4 न्यूटन एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर, एक वस्तु को 25 न्यूटन खिसकाए। दूसरा 2 न्यूटन, दूसरा 2 न्यूटन एक वस्तु को 1 मीटर खिसकाए। तीसरा लिखना 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एक वस्तु को 1 सेंटीमीटर
और चौथा लिखो 1 न्यूटन एक वस्तु को 50 सेंटीमीटर तक मूव करवाए, है। हाँ, तो देखो इसमें क्या है कि जैसे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, ये बच्चों ने बड़ा किया। ये तो ठीक है, आप लोग ए बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो तुम छोटू, हैं। इस बार फिजिक्स जो है, फिजिक्स में तुमने जो एयरफोर्स का पेपर था, हाँ, मज़े आ गए तुमने जिस तरीके से तुमने 15-16 क्वेश्चन किए, ठीक है, मज़े आ गए। चलो, ज़्यादातर इन्होंने क्या करा इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो इतना टाइम होता नहीं है, बच्चों ने फटाफट देखा, अच्छा 1 जूल है क्या, तो देखा अरे यार 1 न्यूटन है, 1 सेंटीमीटर है, तो एफ इज इक्व सॉरी वर्क डन जो होता है एफ इंटू क्या होता है, एस होता है। अच्छा 1 1, अरे यार 1 आ गया। वो इस जल्दबाजी में रह गए कि भाई साहब ये सेंटीमीटर है, आप इसको जो है एमकेएस में बदलो, और इसके अकॉर्डिंग पहला वाला आंसर होगा 4 न्यूटन, और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 25 इंटू 10 की घात -2 होगा क्या, है। सेंटीमीटर को किस में बदल दिया, मीटर में। तो मेरे बच्चों जब मीटर में बदलोगे तो 0.25, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 आ गया, है कि नहीं। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, वेरी गुड, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। क्योंकि क्या इस क्वेश्चन को कई बच्चों ने मैंने देखा था गलत किया है, कई बच्चों से पूछा था मैंने, उन्होंने कहा सर गलत हो गया, मतलब सी बोले। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है। देखो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की जो बात हमारी चल रही थी, एनर्जी क्या होती है अभी अपन ने चर्चा कर ली है, जूल अर्ग इसकी यूनिट होती है। प्रैक्टिकल जो यूनिट जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाद में चेक कर लेना या चेक अभी कर सकते हो। ऑप्शन दे रखे थे, अलग अलग यूनिट आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये सब याद रखते हैं, ये भी याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किलोवाट आवर होती है, बिल देखा है अपना, बिल के अंदर लिखा हुआ आता है किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर होती है। कैलोरीज होती है, कैलोरी, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, अरे वाह, 4.2 जूल के बराबर होती है, 4.18 जूल के, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो जूल और अर्ग होती है, प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट आवर कैलोरी होती है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो रिलेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, यहाँ पर बैठे हुए हर कोई जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट था, जो कैलोरी के बारे में बता रहे थे, ये भी तुम्हें रट चुका है, रट चुका है, जो तुमने बता दिया कि सर 1 कैलोरी तो इतनी होती है। याद रखना बच्चे, 4.18 होती है, इसको लगभग 4.2 लिख दिया जाता है कि नहीं। अच्छा 1 किलोवाट आवर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। और मेरे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻, ये और किसी की भी वैल्यू होती है क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। अगर भूल जाओ कभी, कभी भूल जाओ तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वैल्यू रख दो इसकी, ठीक है। तो फिर से एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं, 1 जूल जो है 10⁻⁷ अर्ग हो गया है, और 1 कैलोरी 4.18 या 4.2 जूल के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर, है ना। और 1 किलोवाट आवर 3.6, ये इंपॉर्टेंट है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में बताया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों से अभी अपने को मतलब नहीं है क्या है। देखो कुछ वैसे तो जनरली क्या होता है, एनर्जी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ज़्यादातर जगह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, और वैसे तो एनर्जी कई टाइप की होती है, लाइट एनर्जी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जिसमें दोनों एनर्जी आती है। यांत्रिक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसके अंदर दोनों मानी जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल, दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एनर्जीज हैं, साउंड होती है, लाइट होती है, हीट एनर्जी, इनका कन्वर्जन दे रखा है। देखो मैकेनिकल एनर्जी ये लिखा हुआ, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मिक्स होती है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। बहुत सारी जगह लिखा जाता है, जैसे गन होती है,
गन से जब अपन बुलेट फायर करते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि गन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है, बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी भी और क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। चलो कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। डायनामो दिया हुआ है। सबसे पहले डायनामो को हिंदी में भी डायनामो पढ़ते हैं। डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाँ वही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इससे, ठीक है। अच्छा सेल, सेल लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के बारे में बताया था मैंने, कौन से होते हैं, जो आपके घड़ी वगैरह में लगाए जाते हैं, प्राइमरी सेल कहा जाता है उन्हें। प्राथमिक सेल, ड्राई जो सेल आता है उसे कहते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है। दो छड़े होती है, एनोड कैथोड। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है कि नहीं, कभी तोड़ के देखना, ब्लैक ब्लैक कार्बन भरा हुआ रहता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। कोल बर्निंग, कोयले का जलना, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। माइक्रोफोन, भाई इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड में। ऐसा कुछ नहीं है, साउंड बोलते हैं, साउंड इलेक्ट्रिकल में होती है, ठीक है। अच्छा थर्मोकपल है, जिनको जानकारी नहीं है थर्मोकपल की, मैंने आपको थर्मोमीट्री में पढ़ाया था क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझ लें, थर्मोकपल ताप युग्म कहा जाता है हिंदी में। हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, खुद ही बता सकते हो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में, मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, इंजन में हीट मैकेनिकल में होती है। अच्छा स्पीकर में इलेक्ट्रिकल साउंड में। ये जो है वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिकल किस में, केमिकल में। और जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिकल किस में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है ना इसमें, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है चेंज। बता चुका हूँ बच्चे, अब मेरे से मत पूछो, विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में होती है, लाइट में। तो ये कुछ इसके टाइप हैं, ठीक है। और अभी हमने जब बात कर रहे थे तो बेसिक वैसे दो एनर्जीज को पढ़ा जाता है ज़्यादा, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करता हूँ थोड़ा बहुत आपसे, फिर इसके बारे में देखेंगे। देखो जो गतिज ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वैसे ज़्यादातर इसके लिए या तो सिंबल ई यूज़ किया जाएगा या फिर बहुत सारी जगह के, ऐसे सिंबल यूज़ किया जाएगा, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कुछ जगह मैं पूछता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे बताई जाती है, गतिज ऊर्जा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है सीधा, तब गतिज ऊर्जा कैसे बताई जाती है, वेरी गुड, हाफ। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि गतिज ऊर्जा होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बाकी स्केलर क्वांटिटी है और जो यूनिट वगैरह तो यही रहेंगी, डायमेंशन भी वही रहेगी, m1l2 t-2 या ml2 t-2, ठीक है। ये सबको पता है, ये हर कोई बच्चा जानता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, सभी को पता है जो संवेग होता है, मोमेंटम p बराबर क्या होता है, mv। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बताओ बच्चे, p स्क्वायर अपॉन m, ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसके बीच में ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और जो आपका मोमेंटम है उसके बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ इस तरीके से रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। अच्छा एक बात और, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, घूर्णन गति हो रही है, उस दौरान जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है। हाँ फॉर्मूला पता हो मुझे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जैसे कि पंखा है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। चलो नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितनी होती है,
कोई नहीं, अब आ जाएगा कॉन्फिडेंस, आ गया अब। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो छोटू अब तुम बताओ आई क्या होता है? वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ओमेगा क्या होता है? हाँ, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो होता है। सर्कुलर मोशन 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है? याद होगा, अभी तो भूल गए क्या? चलो, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी ये होती है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, या आखिर पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या, किस तरीके से दी जाती है। देखो, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, नाम से ही पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यू से बताया जाता है जनरली, ठीक है? हाँ, स्थिति की वजह से। जनरली इसका फॉर्मूला जो दिया जाता है, यू बराबर किससे? mgs से। लेकिन अलग अलग जगह इसको अलग अलग तरीके से भी बताया जा सकता है। कैसे? ये तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर थोड़ी सी हाइट वगैरह दी जाए उसके लिए। जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, बच्चे स्प्रिंग को खींचते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चों, स्प्रिंग को खींचने पर जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो और पूछता हूँ आपसे, और पूछता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ। ग्रेविटेशन जो चैप्टर होता है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आती है, जी एम एम अपॉन आर। बहुत बढ़िया। जी एम एम अपॉन क्या होती है? आर होती है, ठीक है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक जगह और दी जाती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ मैंने आपको जो है अभी बताया, अभी इसको देखते हैं। देखो डिटेल में, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना? और एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से आती है, ठीक है? मोशन की वजह से आती है। फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी देखो वर्क की टर्म्स में भी लिखी जा सकती है, क्योंकि मैंने कहा था वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो लिखा जा सकता है, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डेरिवेशन वगैरह से कुछ मतलब नहीं है अपने को, ठीक है? अच्छा, हाँ, रिलेशन दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम से। तो मैंने भी आपको बताया, ये रिलेशन है E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। इस तरीके से जो है हम इसका रिलेशन लिख सकते हैं, या मोमेंटम को इस तरीके से बताया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स के अंदर, ठीक है? यहाँ पर चलो ग्राफ भी बता देते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपकी क्या है? वेलोसिटी दे रखी है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर मास कांस्टेंट है। क्या है? मास कांस्टेंट है, तो ग्राफ आपका इस तरीके का आएगा, ठीक है? मास कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? मास जो है, मास दे रखा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मास के साथ चेंज हो रही है, और यहाँ पर P यानी कि मोमेंटम, संवेग कांस्टेंट है। तो ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है? यहाँ पर मास आपका कांस्टेंट दे रखा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पी स्क्वायर के, यानी कि संवेग के, मोमेंटम के। तो ग्राफ आएगा ऐसा, और पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, तब ग्राफ ऐसा आएगा। ये चार, हाँ कौन सा? बच्चे इसका मतलब, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है इस तरीके का, वो किस वजह से बन रहा है? इस स्क्वायर की वजह से बन रहा है। हाँ, क्योंकि ये एकदम से बढ़ेगा, ये लीनियरली बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है लीनियरली। जैसे से इसका, हाँ, जैसे से इसका अमाउंट बढ़ रहा है, वैसे इसका बढ़ेगा। तो ये, हाँ, कहाँ, किस जगह पी कांस्टेंट होगा? पी की जगह वेलोसिटी कांस्टेंट हो? नहीं भाई, वी कांस्टेंट है तो पी भी तो कांस्टेंट हो गया, पी भी तो कांस्टेंट हो गया ना। मास जो है, मास चेंज नहीं हो रहा, मास तो चेंज होता ही नहीं है ना। ये मास, मास के साथ बन रहा है, ये बन रहा है मास के साथ, कि आपकी एनर्जी क्या होती जा रही है। रुको एक बार, देखो,
ये अपना है फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, ये है कि नहीं? अब बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, इससे क्या क्या चाहते हो तुम? यहाँ पर ऐसे प्रोपोर्शनल कर दिया ऐसे। हाँ तो आया ना, ये रहा, ये वी स्क्वायर, यही तो है। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए, M, ऐसे आना चाहिए भाई। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मास जो है, मास अगर आप इंक्रीज करते हो, मास अगर आप किसी चीज़ का इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और वेलोसिटी को क्या रख रखा है तुमने, कांस्टेंट रख रखा है, ठीक है, वेलोसिटी को अगर अपन ने रख रखा है कांस्टेंट, चलो वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रखा है, और मास जो है ना घटेगी। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा रूल है भाई। अगर बेसिक की बात करें, अगर हम जैसे मान लो कि कोई बाइक चल रही है, ठीक है, कोई बाइक चल रही है, और मान लेते हैं 30 की स्पीड पर वो कांस्टेंट चल रही है। अब उस पर एक पर्सन बैठा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं कि एक पर्सन को और बैठा दिया गया उसी स्पीड में, उसी स्पीड में क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। तो वेलोसिटी जो है बढ़ेगी कि घटेगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो बस उसी वजह से आ रहा है ये, ठीक है। चलो इसके ऊपर आगे और चर्चा कर लेते हैं, दो तीन चीज़ें और मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर क्या होती है, इसके बाद मैंने आपको बताया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये स्प्रिंग वाली जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी थी। कहाँ दे रखा है, ये रहा, हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी थी, ठीक है। अच्छा देखो, स्प्रिंग की जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी थी, U बराबर हाफ क्या होती है, के एक्स स्क्वायर। ये के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है F बराबर के एक्स। F बराबर क्या होता है, के एक्स, ठीक है। F बराबर के एक्स जो है, ये इसके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पर हमने बात करी थी कि इसको और अलग तरीके से बताया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जो कि ये है के Q1 Q2 अपॉन R। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, G M1 M2 अपॉन R। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, हमेशा हमेशा माइनस होती है, जबकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है मेरे बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ जो चीज़ें थी वो आपकी थी एनर्जी के ऊपर। बाकी इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। आज इतना ही है, बाकी कल करते हैं डिस्कस।